नमस्कार, माय नेम इज़ DK और ये हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है और ये फैक्ट बेस्ड क्लास है, तो इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करते। पिछली वीडियो भी 18 मिनट की हो गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने वहाँ तक कर लिया था, संविधान निर्माण हो चुका था पहले वाली जो क्लास थी। इस बार की जो क्लास है हमारे पास संविधान की विशेषताओं से संबंधित है कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, और जो पेपर से संबंधित फैक्ट है केवल मैं वही यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, समझाने में ज़्यादा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं बात करता हूँ संविधान की विशेषताओं की, तो संविधान की विशेषता सबसे पहली बात ये है कि इसके पास टोटल कितने भाग हैं। भाग मतलब चैप्टर्स। अगर किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि कितने पार्ट हैं, कितने लेसन्स हैं। आप उन्हीं से कंपैरिजन कर सकते हैं कि टोटल इसके मतलब संविधान में, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। और अभी जब हम बात करते हैं टोटल 22 भागों की, तो ये संविधान में, मूल संविधान में थे। अभी आगे जब हम बात करेंगे, आगे चल के संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या अब 25 हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने भाग हैं तो आप 25 लगाओगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अनुसूचियों की जब हम बात करते हैं तो 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, अभी 12 हो चुकी हैं। इसी वीडियो के अंत तक आप अनुसूची को भी इसमें देख लेंगे, कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई वो भी देख लेंगे। बस आप ये ध्यान रखना कि मूल संविधान में 8 थी और अभी जो वर्तमान में संविधान है उसमें टोटल 12 हो चुकी हैं। अनुच्छेद 395 मूल संविधान में थे। अगर आप देखोगे तो अभी 470 प्लस हमारे पास हैं जो अनुच्छेद हैं, लेकिन क्योंकि संख्या नहीं बदली है और संख्या कुछ इस तरीके से कर लेते हैं जैसे 21A, इसका मतलब संख्या नहीं बदल रही है, उन्हीं के बीच में हमने शिफ्ट कर रखे हैं कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा। संख्या अभी भी अगर आप पूछोगे तो 395। हमारी जो स्वरूप है हमारे संविधान में, तो हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया है, हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और उसमें भी विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय पर बदल दिया है। समन्वय का मतलब ये होता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका भी संसद का हिस्सा है क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए हैं। लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बन रहा है और वो कार्यपालिका का हिस्सा है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है। विधान बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद के जो सदस्य हैं लोकसभा के, वहीं बैठे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं दोनों के बीच समन्वय है, अलगाव नहीं है। कभी जब हम ट्रेडिशनल क्लास कभी लेके आए तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे दोनों में क्या अंतर है, बस आप समझ लीजिए। संसदीय प्रणाली, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो हमने वहीं से ली है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटेन से प्रेरित है संसदीय प्रणाली। फिर जो भारतीय संविधान के विभिन्न भाग हैं, टोटल भाग है हमारे पास 25। क्या हम 25 के 25 भाग यहाँ पे लिखेंगे? नहीं, वे भाग ही हम यहाँ लिखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जो पहला भाग है सबको याद होना चाहिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह आर्टिकल 1 से 4 तक को कवर करता है। दूसरा जो भाग है उसका नाम है नागरिकता और भाग 5 से 11 तक ये इस भाग को कवर करता है। फिर इसके बाद है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिनको हम कहते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को ये कवर करता है। फिर इसके बाद DPSP, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, ये कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 36 से 51 तक। फिर इसी के बाद देखो, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो टोटल भाग है 25, इसी तरीके से हमने यहाँ पे भाग 4 के बाद 5 के बीच में हमने यहाँ मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए और ये है 51 क, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 4A, देखो जब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की तो हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अगली वीडियो में इस पर अच्छे से डिस्कस होगी। इन्हीं सभी जितने भी भाग हैं, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, उन पर वीडियो आएगी। फिर जब हम बात करते हैं भाग 5 की, तो भाग 5 में संघ है। संघ मतलब हम आगे ही बात करेंगे, संघ क्या है, 52 से लेकर 35 तक, राज्य है 152 से 237 तक। फिर इसके बाद पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। देखो 3 यहाँ पे आप भाग को आराम से याद कर सकते हैं, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B। भाग 9A पंचायत, भाग 9 पंचायत, भाग 9A नगर पालिका और भाग 9B सहकारी समितियां।
और तो और संविधान संशोधन भी याद रखने चाहिए। इतनी बार ये प्रश्न आया है जिसकी कोई हद नहीं। जैसे पंचायतें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, जैसे ABCD होती है ABCDEFGHIJKLMNO ओ तक, ये जो है हमारे पास 243 ओ तक के जितने भी मतलब अनुच्छेद हैं उनको कवर करता है। फिर नगर पालिका ओ से शुरू होगा, ओ के बाद क्या आएगा P, तो P से लेकर Z तक चलेगा, लेकिन Z के बाद फिर दोबारा से ABCD शुरू होगी, ZA, ZB, ZC, ZE, ZF और G। तो ZG तक नगर पालिका है भाग 9A में। फिर हम सहकारिता की बात करते हैं, देखो ZG हो गया, ZG के बाद ZH, I, J, K, तो Z कहाँ तक चलेगा T तक। तो ये बहुत अच्छे से आपको देखने हैं। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9A में नगर पालिका, भाग 9B में सहकारिता। फिर इसके बाद सहकारी समितियां भी इनको बोलते हैं। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं भाग, देखो हमने 10 छोड़ दिया क्योंकि इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। भाग 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं उसको ये कवर करता है, और उसमें भी भाग 11 विधायिका संबंधी और प्रशासनिक संबंधी, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध हैं, उनके क्या नियम हैं, उनके क्या कानून हैं, ये सब हमें भाग 11 में देखने को मिलते हैं। और आर्टिकल 245 से 263 तक कवर करता है। ये याद हो या ना हो, लेकिन भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं भाग 12 हमने छोड़ दिया, भाग 13 हमने छोड़ दिया, भाग 14 पे चलते हैं। भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS जिसको बोलते हैं, जैसे IPS इंडियन पुलिस सर्विस, जैसे IRS जैसे इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, इनको हम बोलते हैं, इनको हम संघ लोक सेवा आयोग से आने वाली जो सेवाएं हैं उनके बारे में, मतलब उनका जो आर्टिकल है वो, या हम कह सकते हैं भाग है, भाग 14 है, आर्टिकल है 308 से 323 तक, याद रखना चाहिए। अब देखो ये जो अधिकरण है, ये अधिकरण है, तो 308 से 323 तक तो हमारे पास भाग 14 है जिसमें संघ और राज्यों के बीच सेवाएं हैं। फिर भाग 14 की जब हम बात करते हैं तो 323A से 323B तक अधिकरण है और भाग 14 का A है, बस ध्यान रखना, संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। फिर भाग 15, क्योंकि इसी बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, निर्वाचन आयोग सुर्खियों में था, तो यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित हमारे जो कानून हैं वे सब कहाँ मिलेंगे हमें, भाग 15 में। और भाग 15 कवर करता है 324 से 329B तक। फिर हम इसके बाद भाग 15 के बाद भाग 16 इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। तो भाग 17 है राजभाषा से संबंधित, और भाग 17 343 से 351। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये वाला अगर आपको आइडिया भी नहीं है तब भी आप राजभाषा 17 में है, ये बात याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपातकाल, एमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, 352 से 360 तक के उपबंध इसमें आते हैं। ये तो मोस्टली सभी को याद होता है, ये वाला जो एरिया है सबको याद होता है, कहने की बात ही नहीं है। अब यहाँ से अभी भी फिर भी देखो सबको याद है, फिर भी प्रश्न आते हैं यहाँ से। फिर यह है भाग 20 संविधान संशोधन। देखो जब संविधान संशोधन की बात करते हैं, एक सिंगल आर्टिकल जिसका नाम है 368, ये धूम मचाता है, इसी को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन बस ध्यान रखना भाग 20 में है। तो जो मुझे भाग इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनके बारे में बता दिया। अगर किसी को पूरी लिस्ट चाहिए तो गूगल सर्च करें, लिखें संविधान के 1 से लेकर 25 तक के भाग, सब डिटेल आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं प्रमुख अनुसूचियों की। देखो भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, फिर आगे चल के 12 अनुसूचियाँ हुई, और 12 अनुसूचियों में भी 4 जोड़ी गई होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है, मतलब भारत का जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसका भूभाग कहाँ से कहाँ तक है, और उसमें राज्यों की स्थिति क्या है, केंद्र की स्थिति क्या है, यूटीज की स्थिति क्या है, ये सब बताया गया है। इसके बाद जब हम जब अनुसूची 2 की बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे हमारे पास पद हैं, जैसे राष्ट्रपति है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, जैसे उपराष्ट्रपति है, जैसे विधानसभा परिषद के सभापति हैं, और तो और जैसे कैग है। तो इन सब के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, इनके वेतन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची 2 में है। फिर हम बात करते हैं, अगर हमने किसी को वेतन दिया है
तो हम उनसे शपथ भी दिलवाएंगे कि वे संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो यह कौन सी अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, जैसे संसद के कितने भाग हैं? 3, एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में राज्य एवं यूटीज का प्रतिनिधित्व कितना है? जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 दी गई हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की सीटें इसमें बताई गई हैं चौथी अनुसूची में। फिर जब हम बात करते हैं पांचवा और छठा, दोनों में कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पांचवी अनुसूची में ये है हमारे पास असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य, इनको छोड़ दो। पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सब में जितनी भी जनजातीय समुदाय हैं उनसे संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मैं पहले ही एक बार और बता दूं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के भूभाग में रहने वाली जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची के तहत आते हैं? 5वीं अनुसूची के तहत। और छठी में क्या है? क्योंकि जनजाति एरिया यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अलग आर्टिकल में या अलग अनुसूची में रख दिया गया। तो छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों से संबंधित अनुसूची, 4 राज्यों से संबंधित अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान बनाती हैं। बस इस बात को ध्यान रखना, दोनों में क्या अंतर है। फिर हम जब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए। जैसे दूर संचार पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। जैसे नहरें, नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रही हैं, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? या जैसे दारू पर कौन नियम बनाएगा या ट्रेन पर कौन नियम बनाएगा? तो ये इस कुछ विषय, इनको बोलते हैं विषय संविधान में। तो ऐसे ही इनकी सूची दी गई है कि संघ सूची में 97 ऐसे विषय थे, ये मूल थे। मूल संविधान में 97 विषय ऐसे थे जिन पे कानून बनाने की पूरी शक्ति केंद्र के पास थी। लेकिन अभी टोटल कितने हैं हमारे पास? 100। तो 97 से अब ये संख्या 100 हो चुकी है। राज्य कम से कम 66 विषय पे पहले कानून बनाता था। आगे चढ़ के संविधान संशोधनों के माध्यम से उससे कुछ जो विषय हैं वे छीन लिए गए और अब टोटल कितने बचे हैं? 61। ये पूछा जाता है अभी राज्य सूची में राज्य के पास कितने विषय हैं? तो 61 हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अभी 52 हैं। पहले कितने थे? 47। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे होते हैं जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और तो और संघ केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर झगड़ा हुआ तो मानी जाएगी केंद्र में। इसका मतलब मानी जाएगी केंद्र की, इसका मतलब यहाँ पर समवर्ती सूची में जो संघ है वह शक्तिशाली दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची, राजभाषा से हैं 22 टोटल। जब हमारा संविधान बना था टोटल हमारे पास 14 राजभाषाएं थी। आगे चलकर हमने इनकी संख्या बढ़ा दी और कितनी हो गई? 22। इस अनुसूची का महत्व इतना है कि इस बार यूपीएससी का प्रश्न भी यहाँ से आया है और चाहो तो आप देख सकते हैं। देखो, पहले टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन पहला संविधान संशोधन वो कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसका मतलब कितनी होगी? 15। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992। मैं इसको कैसे याद करता हूँ? 21 और 71 को जोड़ के 92 में आता है। तो 71वां संविधान संशोधन, इसी को बोलते हैं 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, वहाँ 15 और 3 18 हो चुकी हैं। ये याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 18 और 4 22 हो जाएंगी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर हम बात करते हैं 9th अनुसूची की। देखिए 9th अनुसूची, इसका मतलब 8 अनुसूचियां हमारे संविधान का हिस्सा थी। 9वीं अनुसूची बाहर से जोड़ी गई हैं। तो पहला संविधान संशोधन, इसकी जो स्टोरी है ये क्यों जोड़ी गई थी, ये ट्रेडिशनल क्लास में बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता सकते। यहाँ बस हम बता रहे हैं कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और जमींदारों
जमींदारी जो उन्मूलन कानून था, लोगों से जमीनें ली जा रही थी, उससे बचने के लिए, न्यायालय के वाद विवाद से बचने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित प्रावधान इस अनुसूची में लिख दिए गए थे। इस अनुसूची में जो भी प्रावधान लिख दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उन पर बहस नहीं कर सकता। इस तरह के प्रावधान इसमें थे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इसके पीछे कम से कम 10 या 15 मिनट की एक अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम इसको समझते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, पिछले साल इस पर एक प्रश्न आया था, यूपीएससी में आया था, वो 10th, जब हम जो है ना 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम था, ये कब आया था? देखो बहुत सारे दल टूटे होंगे, इसकी भी स्टोरी है, बस आप समझ लो 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है और पंचायत हमारे संविधान का हिस्सा बनी थी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और ऐसे 29 विषय थे जिस पर कानून बनाने की शक्ति पंचायतों को दी गई थी। और फिर इसके बाद है 12वीं जो अनुसूची है उसका नाम है नगर पालिका, और 74वां संविधान संशोधन, मतलब देखो बैक टू बैक संविधान संशोधन हो रहे हैं, 73वां और 74वां, तो ये है 1992, और टोटल इसके पास है 18 विषय। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, ये थे हमारे संविधान के फीचर्स, हमारे संविधान की विशेषताएं। लेकिन अब हम सीधा उतर जाएंगे भाग 1 में, और भाग 1 की जब हम बात करते हैं तो भाग 1 का संबंध है भारत के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, मतलब यहाँ पे हिंदी में संघ है लेकिन अंग्रेजी में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये प्रश्न आए कि भारत एक संघ है, तो अगर उसमें एक ऑप्शन यूनियन का भी है तो आप यूनियन टिक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघ का अंग्रेजी अनुवाद यूनियन लिया गया है। तो इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये वाक्य है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान में टोटल कितने हैं? टोटल 28 राज्य हैं और 8 कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब हमारे पास 8 यूटीज हैं। फिर 8 देखो 28 राज्यों की सूची देना यहाँ बेवकूफ़ी होगी, आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, जो चीज़ आप देख सकते हैं उसे क्या पढ़ाना, और ये देख तो आप ये भी सकते हैं लेकिन कम है, बताना आसान है। तो दिल्ली सबको पता है, अंडमान निकोबार सबको पता है, लक्षद्वीप का भी पता है, यह है दादर एवं नगर हवेली पता है, और जो पहले पांडिचेरी था अब पुदुचेरी हो चुका है 5वीं। हमारे पास यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज को बोलते हैं, और चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो भाग 2 है, भाग 1 में आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है कि संसद के पास नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का, अगर हमें किसी नए राज्य को अब भारत संघ का हिस्सा बनाना है तो यह शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। जैसे हमने सिक्किम को भारत संघ का एक अभिन्न राज्य बनाया तो यह शक्ति संसद के पास है, बस ध्यान रखना। लेकिन अगर संसद के पास यह शक्ति है तो क्या भारत के अंतर्गत राज्यों का नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? तो वो भी संसद के पास है। यहाँ पे राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन यूएसए में अगर आप देखोगे तो वहाँ राज्य का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उसको बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वहाँ 50 राज्य हैं और 50 के 50 राज्य बने हुए हैं, आज तक नहीं कोई तोड़ पाया। इसका मतलब वहाँ राज्य भी शक्तिशाली है और वहाँ पे केंद्र भी शक्तिशाली हैं, हम आगे बात करेंगे। लेकिन भारत में राज्यों का विनाश धूमधाम से हो सकता है। हम एक राज्य को तोड़ के उसके 4 भाग कर सकते हैं, 4 भागों को जोड़ के एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं, ये धूमधाम से हम कर सकते हैं। लेकिन जब अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है, जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद करेगी तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब यह एक साधारण कार्यवाही मानी जाएगी, मतलब यह एक साधारण संविधान, मतलब आप ये कहो कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की कार्यवाही है वह नहीं मानी जाएगी, आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।